गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर थर्ड में दो किताबें हैं। पहली किताब है संख्यात्मक विश्लेषण। संख्यात्मक विश्लेषण में 4 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। संख्यात्मक विश्लेषण के अंदर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ आपको करवा दी गई है। अब हम नई किताब जो पेपर थर्ड में दूसरी किताब है, उस किताब का नाम है सदिश कलन, इंग्लिश में नाम है वेक्टर कैलकुलस। और ये किताब अपने एक यूनिट करती है, यूनिट नंबर 5 कवर करती है। इस किताब के बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। इस किताब का नाम है, कल बताया गया था आपको, सदिश कलन। क्या नाम है दोस्तों किताब का नाम? सदिश कलन। सदिश का मतलब होता है जिसके अंदर परिमाण और दिशा हो उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। जिसके अंदर केवल परिमाण है उसे क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। कलन का मतलब क्या है? अवकलन, समाकलन। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है? सदिशों का अवकलन और समाकलन करना है इस पूरी किताब में। पेपर थर्ड की ये यूनिट नंबर 5 रहेगी इस किताब की। इसके अंदर से अपने को क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर से 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है आता है। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, MSc BEd PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर एक्सपीरियंस। आइए इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे यूनिट 5 के अंदर। स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, थॉम ऑफ कर्ल, ग्रीन, स्टोक विदाउट प्रूफ। प्रूफ नहीं करना, ग्रीन, गाउस, स्टोक और ये थॉम है ना, इनका प्रूफ नहीं करना, केवल इनसे रिलेटेड अपने को क्या करनी है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे करनी है। आइए पुरानी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने अभी अभी सदिश के बारे में बताया। सदिश के अंदर क्या होना चाहिए? परिमाण और दिशा होनी चाहिए। कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी लेके बताया था। सदिश देखो, ए और बी के बीच की दूरी मैंने कल बताया था 5 सेंटीमीटर है, केवल 5 सेंटीमीटर है, तो वो क्या है? परिमाण है, दिशा नहीं है उसके अंदर। अब अगर बोल दे कि ये पूर्व दिशा में 5 सेंटीमीटर है, तो क्या हो गया? पूर्व दिशा में 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया? सदिश बन गया, क्योंकि इसके अंदर परिमाण तो 5 सेंटीमीटर, दिशा पूर्व, इसलिए क्या बन गया? ये सदिश बन गया। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जो आप कोऑर्डिनेट लेते हो, इसे तो हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। इसे क्या कहते हैं अपन? वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? जेड एक्सिस। ये कोई पॉइंट है पी और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। क्या है इसके कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो एक्स एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट क्या होगा? एक्स। वाई एक्सिस पे काटा गया इसका क्या होगा? अंतःखंड कितना होगा? वाई। और जेड एक्सिस जो बाहर की साइड आ रही है उस पे काटा गया अंतःखंड कितना होगा? इसका जेड। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है ना। अब मेरे को ये ओपी क्या है? वेक्टर है। ओपी वेक्टर है या नहीं है? इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर आर। तो वेक्टर आर बराबर क्या होता है? आपको अभी भी बताया, सदिश क्या होता है? परिमाण इंटू दिशा। परिमाण तो इसके क्या है? एक्स, वाई, जेड, ये इसके क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण है। एक्स एक्सिस पे परिमाण कितना है? एक्स। वाई एक्सिस पे परिमाण कितना है? वाई। जेड एक्सिस पे परिमाण कितना है? जेड। लेकिन दिशा भी होती है। दिशा तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट में दिशाओं को क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। एक्स एक्स के अलोंग होती है, उसे तो क्या कहते हैं हम? आई कैप दिशा। कौन सी दिशा कहते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग होती है, उसे क्या कहते हैं? जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग दिशा होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? के कैप। तो क्या करेंगे अपन? एक्स एक्सिस की दिशा क्या है? आई कैप, तो एक्स आई कैप लिख दिया। वाई एक्सिस की दिशा क्या है? जे कैप, तो जे कैप लिख दिया। जेड एक्सिस की दिशा क्या है? के कैप। तो वेक्टर आर अर्थात ओपी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। समझ में आ गई बात? सदिश का मापांक क्या है? सदिश का मापांक। सदिश का मापांक अर्थात इसको सिंपल आर भी लिख सकते हैं, वेक्टर नहीं लगा है, मतलब ये क्या है? परिमाण है, मापांक है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। या फिर इसको क्या करो? मोड़ लगा दो। वेक्टर आर लिख के क्या कर दो? मोड़ लगा दो, या फिर सिंपल आर लिख दो, एक ही बात है। कैसे निकालते हैं? ये जो दे रखा है ना, उसका क्या करो? एक्स का स्क्वायर, फिर वाई का जो जे कैप का कोफिशियंट है, जे कैप का कोफिशियंट क्या है? वाई,
y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा? सदिश r का मापांक। 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है ना। ठीक है, सदिश r, सदिश r के बारे में मैंने फिर बताया क्या होता है सदिश। सदिश क्या होता है? परिमाण और दिशा होती है। सदिश के अंदर क्या होता है? परिमाण और दिशा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या है? परिमाण। r कैप को क्या कहते हैं? दिशा, या फिर यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, एकांक सदिश। ठीक है ना। हाँ, तो क्या किया अपन ने? परिमाण और दिशा क्या हो गया? वेक्टर। या फिर इसे क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ r और r कैप, या फिर सिंपल r। सिंपल r का क्या मतलब है? परिमाण, मापांक। ठीक है ना। और क्या है? r कैप। ठीक है। सदिश r की दिशा। अब अपने को क्या करना है दोस्तों? सदिश r की दिशा। अब आपको क्या है, आगे क्वेश्चन आएंगे, किसी सदिश की दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सदिश बट्टे सदिश का मापांक। यहाँ पे मापांक लिखना, मोड़ और लगाना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे क्या लिखोगे? मोड़ लगाओगे। सदिश बट्टे सदिश का मापांक, यहाँ पे इक्वल लगा के हिंदी में लिख लेना। क्या लिखोगे? सदिश बट्टे सदिश का मापांक। क्या लिखोगे? सदिश बट्टे सदिश का मापांक। ठीक है ना। सदिश r की दिशा, कोई भी सदिश की दिशा ज्ञात करनी है ना, तो उसे क्या करेंगे? r कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे? सदिश बट्टे सदिश का मापांक। मापांक लगा देना, इसके मोड़ लगा देना, 2 डंडे खींच देना ना। ठीक है ना। हिंदी में भी लिख लेना, सदिश बट्टे सदिश का मापांक। या फिर इसे क्या कहते हैं? सदिश r का इकाई सदिश। सदिश r का इकाई सदिश क्या होगा? सदिश बट्टे सदिश का मापांक। या फिर दूसरा तरीका और है, सदिश r का एकांक सदिश। क्या होता है? सदिश बट्टे सदिश का मापांक। यूनिट वेक्टर, सदिश बट्टे सदिश का मापांक। पुरानी बातें थी, क्लियर है बात। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं सदिशों का अवकलन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सदिशों का अवकलन। आइए लेते हैं सदिशों का अवकलन। हाँ, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर 3 है। ये बुक का नाम वेक्टर कैलकुलस है। पहला टॉपिक है सदिशों का अवकलन। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर, सदिशों का अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर? सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। क्यों पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में? क्योंकि फंक्शन का ही तो अवकलन होता है। भाई अवकलन किसका होता है? फंक्शन का ही होता है अवकलन। ठीक है ना। तो हम वेक्टर को क्या करते हैं? फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए वेक्टर को फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एकमानी फलन, क्या मतलब होता है दोस्तों? एकमानी फलन से मतलब सिंगल वैल्यूड से फंक्शन से मतलब क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एकमानी का मतलब एक ही मान दे। कोई 2 मान भी दे सकता है क्या? बताएंगे, 2 मान भी दे सकते हैं, ऐसे फंक्शन भी होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है एकमानी फलन। एग्जाम्पल से चर्चा करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है वेक्टर आर। इसके अंदर वेक्टर आर को बताया गया 80 स्क्वायर आई कैप प्लस 280 जे कैप। तो ये क्या है? अपने पास में वेक्टर आर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर एफ टी। क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर एफ टी। ये क्या है? टी का क्या है? फंक्शन है। क्या है ये? टी का फंक्शन है। इसी तरीके से 80 स्क्वायर आई कैप बी टी जे कैप सी कैप, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? एफ वेक्टर टी। इसका मतलब क्या है? ये टी का क्या है? ये फंक्शन है। अब ये एक मानी क्यों है? क्योंकि टी की वैल्यू 1 रखोगे, 1 रखोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू थोड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती ना। इसलिए ये क्या है? एक मानी फंक्शन है। क्या है दोस्तों? एक मानी फंक्शन है या नहीं है? 2 रखोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, मतलब कि दूसरी वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी तो वैल्यू एक ही बार ना, 2 वैल्यू तो नहीं आ सकती ना। इसलिए इस तरीके के फंक्शन को क्या कहते हैं? एक मानी फंक्शन, एक मानी फलन। बहुमानी फलन भी पढ़े हैं क्या आपने? पढ़ोगे बीएससी फाइनल ईयर में। मैं आपको अभी एग्जांपल बता देता हूँ। आपने वेक्टर आर इक्वल क्या ले लिया? वेक्टर आर इक्वल रूट टी आई कैप। सिंपल ही ले लो। क्या ले लिया? वेक्टर आर इक्वल रूट टी आई कैप। टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या करते? 125 रख दो आप। तो टी की वैल्यू क्या रख दे? 25। 25 का रूट करो ±5। बताओ ±5 आएंगे नहीं आएंगे? तो 2 वैल्यू आई ना। 2 वैल्यू आते ये क्या हो गया? बहुमानी फलन हो गया। अपने को तो एक मानी फलन के बारे में चर्चा करनी है, घबराना नहीं है। एक मानी फलन किसे कहेंगे? ये टी के फंक्शन है, तो ये क्या है? एक मानी फलन है। आइए डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं।
आर इक्वल एफ टी अर्थात सदिश आर अदिश चर टी का क्या है, फलन है। ये टी क्या है, यहाँ पे अदिश है। ए बी क्या है, यहाँ पे अदिश है। ए तो क्या है, कांस्टेंट है। टी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। और ये वेरिएबल क्या है, चर है, चर। देखो एक तो होता है चर और एक क्या होता है, चर। अचर तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और चर क्या होता है, किसी पे डिपेंड करता है। और एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। अदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं है, और सदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा है। तो इस चीज को ढंग से समझ लेना है, अदिश को अचर नहीं मानना है। अदिश के अंदर किसे कहते हैं, अदिश जिसके अंदर दिशा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आर इक्वल एफ टी अर्थात सदिश आर अदिश चर। अदिश चर कौन है, यहाँ पे टी, मतलब इसके अंदर दिशा नहीं है। क्या नहीं है, अदिश का मतलब दिशा नहीं है। चर मतलब ये डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अदिश चर टी का क्या है, फलन है। यदि अदिश चर टी के प्रत्येक मान के लिए सदिश आर का एक ही मान प्राप्त हो, टी के जो भी वैल्यू लो उसके लिए क्या हो, एक ही मान प्राप्त हो। एक रखेंगे टी की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई केप प्लस 2 ए जे केप। एक ही मान प्राप्त हो रहा है, प्लस माइनस वाला मामला नहीं आ रहा ना, तो ये क्या कहलाता है, एक मानी फलन। 2 रखेंगे टी की जगह तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ए जे केप। बोलो होगा नहीं होगा, तो एक ही मान दे तो उसे क्या कहते हैं, एक मानी फलन। दोबारा पढ़ लो, यदि अदिश चर टी के प्रत्येक मान के लिए सदिश आर का एक ही मान प्राप्त होता है तो आर को अदिश चर टी का एक मानी फलन कहते हैं। ये एक मानी फलन के एग्जाम्पल हो गए। ज़्यादा गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखना है जो एक मान दे उसे एक मानी फलन कहते हैं, सीधी बात, ठीक है ना। ज़्यादा घबराना किसी को ही नहीं है, मस्त रहना एकदम से, है ना। सदिश का अवकलन, अब आ गया भाई मेन टॉपिक। क्या है किताब का नाम, सदिश कलन। कलन का मतलब अवकलन समाकलन। करना क्या है, सदिश का अवकलन अपने को करना है। आइए करते हैं सदिश का अवकलन। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर इक्वल एफ टी, क्या मतलब इसका, आर टी का फंक्शन है, ठीक है ना। हाँ, तो डी आर अपॉन डी टी, आर का क्या कर दो, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो सदिश आर का टी के सापेक्ष क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। डी आर अपॉन डी टी क्या कहलाता है, सदिश आर का टी के सापेक्ष अवकलन क्या है, कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, वेक्टर डी आर अपॉन डी टी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आर डॉट, और डॉट के नीचे एक वेक्टर का चिन्ह और लगाना है। यहाँ पर किसका चिन्ह लगाना है, वेक्टर का। पहले तो ऊपर तो लिखना डॉट, फिर नीचे लिखना वेक्टर का चिन्ह, और फिर लिखना आर। किताबों में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, किताब में तो वेक्टर का निशान ही नहीं है, पूरी किताब में। भाई वेक्टर है तो वेक्टर का निशान तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो किताब के अंदर तो सारा गड़बड़ सड़बड़ दे रखा है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। तो किताब में तो वेक्टर का निशान ही नहीं है, तो अपने को हर जगह निशान लगाना है जहाँ पे ज़रूरत है। तो आपको देखना है कहाँ कहाँ ज़रूरत है। देखो, तो इसको क्या लिखेंगे, डी आर अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं अपन, आर, फिर आर के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया, फिर डॉट। एक बार डॉट है तो उसका मतलब क्या है, इसका एक बार टी के सापेक्ष क्या है, डिफ्रेंशिएट है किसका, वेक्टर आर का। यहाँ पे भी क्या करना दोस्तों, आप तीर का निशान लगा देना, मतलब आर का क्या है, वेक्टर आर का 2 बार डिफ्रेंशिएट है। ये सही लिख रखा है। देखो यहाँ पे वेक्टर आर नहीं है ना वेक्टर आर, तो यहाँ पे भी वेक्टर नहीं लगाओगे। अगर यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर आर लिखोगे ऊपर डॉट। अगर यहाँ पे वेक्टर आर है तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, वेक्टर आर लिखोगे 2 डॉट। अगर यहाँ पे वेक्टर होता तो यहाँ पे भी वेक्टर लिखते और 3 बार डॉट। अवकलन की बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपके पास में वेक्टर आर इक्वल है एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप, तो डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा दोस्तों, डी एक्स अपॉन डी टी आई केप, डी वाई अपॉन डी टी जे केप, डी जेड अपॉन डी टी के केप। क्या किया है, कुछ नहीं किया, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वाई का टी के रेस्पेक्ट में कर दो, जेड का टी के रेस्पेक्ट में कर दो, और आई जे के लगा दो। अगर 2 बार है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो एक्स का, 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में, 2 बार जेड के रेस्पेक्ट में। बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। अगर वेक्टर आर इक्वल क्या है, ए प्लस बी, तो डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। ए का अलग कर दो, बी का अलग कर दो, कर दोगे नहीं कर दोगे। बहुत ही सिंपल किताब है ये, सबसे आसान किताब यही है आपकी, है ना। वेक्टर आर इक्वल दे रखा है फाई और वेक्टर ए। फाई तो क्या है यहाँ पे स्केलर,
फाई तो क्या है दोस्तों यहाँ पे स्केलर, और ये क्या है वेक्टर है। फाई तो क्या है स्केलर और ये क्या है वेक्टर। अदिश तथा सदिश का गुणनफल, ये तो अदिश है और ये क्या है सदिश है। अदिश सदिश का क्या है गुणनफल। अदिश और सदिश को गुणा करते हैं ना तो क्या आता है सदिश ही आता है, इसलिए वेक्टर आर लिखा है ना। अब इसका अवकलन करना है, बताओ अवकलन कैसे करोगे इसका अवकलन कैसे करोगे बताओ, कैसे करेंगे इसका अवकलन। करे भैया अवकलन, आर का अवकलन डी आर अपॉन डी टी, आर का अवकलन डी आर अपॉन डी टी, फाई ए का डी अपॉन डी टी लगा दो। फाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, नहीं फाई भी वेरिएबल क्या है हो सकता है किसका टी का, तो क्या करेंगे इसको पहला दूसरा मान के करेंगे। फाई बाहर निकाल लिया, ए का डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर क्या किया फाई को बाहर ए को बाहर निकाल दिया और ए का डिफ्रेंशिएट कर लिया। कैसे किया इसको, u इंटू वी से। किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया दोस्तों, u इंटू वी से। u इंटू वी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, फर्स्ट को बाहर निकाल दो, दूसरे का डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरे को बाहर निकाल दो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, यही होता है, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। कल अपने को बताया था, आपको बताया था ए डॉट बी को क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, हिंदी में क्या कहते हैं बिंदु गुणनफल। क्या कहते हैं हिंदी में बिंदु गुणनफल, और क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं नहीं कहते। तो दो सदिशों का क्या करना है अपने को अदिश गुणनफल करना है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम कैसे करेंगे, डी आर अपॉन डी टी ए डॉट बी, वही करना है भाई, यू इंटू वी से ही करना है अपने को, कोई नया रूल कहाँ से लाए, वही है पुरानी बातें। क्या करेंगे, ए को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया, बी का डिफरेंशिएट डी बी अपॉन डी टी, फिर क्या करो बी को बाहर निकाल लो, बी को उधर बाहर निकाल दिया डी ए अपॉन डी टी। दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पे बीच में डॉट है ना ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में डॉट लगाना मत भूलना। यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में डॉट है तो डॉट लगाना मत भूलना, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी बात अपने को ये ध्यान में रखनी है, पहले ए है ना तो पहले ए लिखना है फिर बी, पहले ए तो पहले ए बाद में बी को ये नहीं बाहर निकाल लेना, इस बात का ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपने क्या है 12वीं क्लास में पढ़ा था, वेक्टर ए बराबर है a1, ये a1 है ना, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, क्या है ये a1। देखो एक फॉर्मूला होता है वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल है a1, इसको a1 लिखना, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी बराबर b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो अपने को इन दोनों वेक्टर का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है दोस्तों, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a1 b1, a2 b2, a3 b3। क्या होगा इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, a1 b1, a2 b2, a3 b3। क्या करना है, इस a1 को देखो, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपने 12वीं क्लास में पढ़ा था, i का मल्टीपल i के साथ में डॉट, i डॉट i क्या होता है 1 होता है, j डॉट j क्या होता है 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, i डॉट j क्या होता है 0 होता है, i डॉट k क्या होता है 0 होता है, j डॉट i क्या होता है 0 होता है, j डॉट j क्या होता है 1 होता है, k डॉट k क्या होता है 1 होता है। इसके कारण ये क्या बन जाएगा, a1 b1, a2 b2, a3 b3 क्या है बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो हम इसको भी क्या करेंगे, जैसे a है वेक्टर b अपने पास में आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये a डॉट डी बी अपॉन डी टी हो गया। तो इसको सोल्व हम क्या करेंगे, इस मेथड से इसको सोल्व हम क्या है करेंगे। इसी तरीके से अपने पास में वेक्टर r इक्वल क्या है a क्रॉस b, a क्रॉस b को क्या कहते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्यों कहते हैं इसे सदिश गुणनफल, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमेशा वेक्टर आता है, सदिश आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सदिश गुणनफल। इसे वज्र गुणनफल भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसे अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, देखो कहीं पर दिशा थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही ना, इसलिए इसका नाम क्या है अदिश। इसे सदिश क्यों कहते हैं, क्योंकि a क्रॉस b, कैसे पढ़ा है अभी a क्रॉस b के लिए आपने, कैसे पढ़ा है a क्रॉस b के लिए, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या पढ़ा है a क्रॉस b के लिए, पहली लाइन में क्या लिखते हैं i j कैप, दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं वेक्टर a,
तीसरी लाइन में क्या लिखते हैं, वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, b1 b2 b3 है ना, यही तो पढ़ा है 12वीं क्लास में। ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं, पहली लाइन में IJK, दूसरी लाइन में A2 A1 A2 A3, तीसरी लाइन में B1 B2 B3। बताओ लिखते हैं नहीं लिखते, लिखते हैं। अब मेरे को क्या करना है, देखो पहले तो इसको सदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुणा करोगे इसको, डिटर्मिनेट है ये, सारणिक है, सारणी को सोल्व करोगे तो बताओ सदिश आएगा नहीं आएगा, आएगा ना सदिश। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल हम इसे क्या है कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, सदिश गुणनफल हम इसको क्या है कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते इसको सदिश गुणनफल, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, dr अपॉन dt फाइंड करना है, तो dr अपॉन dt क्या होगा, d अपॉन dt, a क्रॉस b, r की वैल्यू रख दी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, पहला ऐसा का ऐसा, लो साहब पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर दूसरा ऐसा का ऐसा, पहले का डिफरेंशिएट। ध्यान रखने वाली बात ये यहाँ पर a क्रॉस b के बीच में क्रॉस लग रखा है, तो यहाँ पे क्रॉस लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे a क्रॉस b है ना, तो पहले a है ना, तो पहले a आना चाहिए, फिर db अपॉन dt, पहले a है ना तो पहले आएगा da अपॉन dt और फिर क्या आएगा b। उल्टा पुल्टा मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ तक कॉपी में लिख लेना है, लिख लोगे कॉपी में ढंग से, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, ये जो किताब है ना, ये वाली किताब JPH की किताब खरीदनी है अपने को। कौन सी किताब खरीदनी है दोस्तों, JPH की ये किताब खरीदनी है। पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज के जितने एग्जाम्पल आपसे हो पा रहे हैं ना, वो सारे एग्जाम्पल क्या करोगे, कॉपी में क्या करोगे, आप लिख लोगे, ठीक है ना। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद।